गाइस आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप से हम इन सॉल्यूशन को इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन होती क्या है? देखो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि ऐसे इक्वेशन जो आपको क्या हो, लीनियर हो और आपको टू वेरिएबल में गिवन हो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। देखो, लीनियर किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, वन हो। जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर क्या है, वन है। अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर टू होती तो हम इसे क्वाड्रेटिक बोलते और थ्री होती तो क्यूबिक बोलते। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल हो, यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ऐसी एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। ओके, अब आपको कंफ्यूजन भी होता है कि इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जिसमें इक्वल टू दिख जाए ना साइन, वो एक इक्वेशन बन जाती है, लेकिन अगर इसमें इक्वल टू नहीं होता वो पोलिनोमियल होता है। जैसे अगर ये सिंपल होता 2x + 1 तो इसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन इक्वल टू करके हमने जीरो लिखा, इक्वल टू करके हमने 5 लिख दिया, या कोई भी वैल्यू हमारी इक्वल टू साइन है अगर उसमें प्रेजेंट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो एक इक्वेशन हो जाती है। अब यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है, ग्राफ पर ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्राफ पर ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आपने इस टाइप की लाइन ड्रॉ की होंगी कि x + y = 5 लाइन है, तो ये लाइन हमारी किस तरीके से ड्रॉ होती है? तो ये लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ होती है। किस टाइप से? कि आप इस टाइप का बॉक्स बनाते हो कि x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। तो इस तरीके का अगर हम इसे बनाते हैं तो ये जो लाइन हमारी कुछ इस तरीके की बनती है। ये यहाँ पर 5 पर कट करती है और यहाँ पर भी ये 5 पर कट करती है, क्योंकि 0,5 पॉइंट ये है हमारा 0,5 और ये 5,0 ये वाला पॉइंट होता है। तो इसके डिटेल में अगर आपको चाहिए कि किस तरीके से बनती हैं, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 27 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने बहुत सारे चैप्टर्स बनाए हुए हैं। ये वैसे स्पेशली हम आईसीएसई के लिए कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई में क्लास 10th में आती हैं और आईसीएसई में 9th में। ओके, तो अब हम इसको देखो अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि हम जो दो इक्वेशन होती है हमारे पास, आखिरकार हम उनका करते क्या हैं। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ही लिखी, x + 2y = कितना 5, ये किया मैंने। ओके, एक और इक्वेशन ले लेते हैं, क्या x यहाँ पर प्लस ले लेते हैं 5y। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा 11। इस तरह की टू इक्वेशंस है हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन के हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसके हमने 3 मेथड सीखे हैं कि हम 3 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं कि इससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो क्या तरीके हैं हमारे? पहला मेथड है क्या? एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो एंड फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें इक्वेटिंग कोफिशिएंट, जिसको हम सीबीएसई में सिर्फ एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इनके डिटेल के लिए चैप्टर नंबर 6 मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर नंबर 6 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, उसमें हमने इसको अच्छे से डिटेल में भी कराया है। यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका। इससे देख लिया अगर आपने, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी प्लस माइनस की, कि आप कब माइनस लगाते हो, कहाँ प्लस करते हो, ये सभी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे। एक तीसरा मेथड है इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कुछ टाइम से हटा दिया गया है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये भी सिंपल ही है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन आती है x और y की वैल्यू, वो आखिरकार होती क्या है? देखो, हमने बात की कि अगर कोई भी इक्वेशन है हमारी टू वेरिएबल में, वो क्या होती है हमारी? ये होती है कि स्ट्रेट लाइन। तो जो हम x और y की वैल्यू निकालते हैं वो इन स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने एक्स वाई ग्राफ किया, अब हमने यहाँ पर ये दोनों लाइन ड्रॉ की, मान लेते हैं ये इस तरीके से है लाइन, ये इस तरीके से है। तो ये जो x और y की वैल्यू होती है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है, कि यहाँ पर x और y की वैल्यू है क्या। ओके, तो ये मेथड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन ये होता है हमारा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन। ओके, इस तरीके से 3 मेथड है हमारे। अब अगर हम बात करते हैं कि देखो, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करूंगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये कहता है कि आपके पास जो दोनों इक्वेशन है, अब देखो हम एक सिंपल इक्वेशन से इसको सोल्व करते हैं। ये भी अगर आपको टफ इक्वेशन लग रही है तो एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, इसमें ये इस तरीके की इक्वेशन है क्या, कि अगर हमारे पास x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू ले ली 7, फिर हमने क्या लिया x और प्लस यहाँ पर हमने लिया कितना -y। ओके, 3, इस तरीके की इक्वेशन ली। अब क्या
हम इससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब देखो मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा आपको, क्या कि अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लेते हैं ना तब इसके सॉल्यूशन ही नहीं आते, तब इसके सॉल्यूशन ही नहीं आते। क्यों नहीं आते आप इसे चेक करके देख लेना, ठीक है, या हम चेक करके दिखाएंगे आपको कि इसके सॉल्यूशन क्यों नहीं आएंगे और इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये और यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ओके, क्यों नहीं आएंगे आप इसे सोल्व करके देखना इसी मेथड से, इसको करके देखना। जैसे कि अगर हम इसमें लगाते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ देखो कैसे करते हैं कि आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हो, जैसे लेट कर लेते हैं अपने सेकेंड इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो y के टर्म में आएगी हमारी ये टाइप से, x की वैल्यू आएगी 3 + y। अब जिस इक्वेशन से आपने वो x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड किया उसे नेक्स्ट वाली मतलब पहले वाली इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे हम फ्रॉम फर्स्ट से कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को देखो आप, ये x की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे इसमें फर्स्ट वाले में, यहाँ पर करोगे 3 + y और प्लस y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 7। 3 इधर माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। ओके, y की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप y के प्लेस पे यहाँ 2 रख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 5। आप इस 2 की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे तब भी x की वैल्यू यही आती है 5। कैसे, देखो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते 2 इधर आकर माइनस होता 7 - 2 5, जब भी 5 आता यहाँ पर 2 पुट करते तो यहाँ पर -2, यहाँ पर ये इसको इधर लेके आते राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाता 3 + 2 तब भी 5 ही होता हमारा। ओके, तो इस टाइप से हम इसको करते हैं। लेकिन देखो इसी तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो देखो अगर आपने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की तो y की वैल्यू इधर जाएगी 3 - y। ओके, x इज इक्वल्स टू 3 - y, x इज इक्वल्स टू 3 - y। इस 3 - y को आप पुट कर दो यहाँ पर x के प्लेस पर, x के प्लेस पर रखा हमने 3 - y, ये y ऑलरेडी था इक्वल्स टू 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ये 3 इज इक्वल्स टू 7 कैसे हो गया, ये तो गलत है, आपने 3 को 7 के इक्वल प्रूफ कर दिया इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन ऐसा ये इसीलिए नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पर y से y कैंसिल पूरा, यहाँ पर वेरिएबल इसलिए नहीं बचा क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है ही नहीं। देखो अभी जरूरी नहीं है कि दो जो लाइन बना रहे हो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग हो, ऐसा हो सकता है दोनों लाइन पैरेलल हो, अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं तो वो क्या है हमारा सॉल्यूशन ही नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि जो आप लाइन लिख रहे हो वो कोइंसिडेंट लाइन है, मीन्स एक ये लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर लाई कर रही है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है कि जब आप किसी भी एक इक्वेशन को उसी के किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x 2y और 14। लेकिन ये वाली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है उन दो सभी के सेम ही सॉल्यूशन होंगे क्योंकि वो एक कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इन चीज़ों के बारे में अब मैं बात करते हैं इस बारे में कि भाई कब क्या होता है हमारा, क्या देखें हम, किससे पता करें कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, कब इसके सॉल्यूशन होंगे। देखो बात करते हैं कि कब सॉल्यूशन होंगे। तो 2 लाइंस के जिसकी आप x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, उसमें सबसे पहले आप ये चेक करना क्या कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, ओके, तो आप उसमें क्या चेक करते हो कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए हमेशा b1/b2 के। ये पहला वाला रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए, तभी आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। अब ये a1 a2 है क्या कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है, जैसे मैंने लेट की है 3x + 5y इक्वल्स टू यहाँ पर रख दिया मैंने कितना 8। ओके, एक और इक्वेशन ले ली मैंने 7x + y। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो 5y ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12। इस तरीके से अब जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ ना, मन में सोच रहा हूँ मैं, वो मुझे पता है कि मैं क्या सोच के बना रहा हूँ, मैं आपको ही बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप इक्वेशन नहीं बनाते हो। ओके, ये दोनों इक्वेशन है, अब देखना है कि भाई इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो पहली x के कोफिशिएंट है इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये हो जाती है ax + by + c। ठीक है, इस तरीके से c को आप इधर लेके आ जाओगे तो माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट आप इन्हें a1 b1 और c1 ऐड करोगे और ये a2 c2 और b2 ऐड करोगे, क्योंकि अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं किससे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन इक्वेशन से इनको कंपेयर किया जा रहा है, तो 8 को आप इधर भी लेके आ सकते हो, तब आप कंपेयर कर सकते हो। देखो इसमें से हमने कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू आ रही है 3 और यहाँ से b1 की वैल्यू आ रही है 5 और c1 की वैल्यू आ रही है -8, क्योंकि 8 इधर लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ से कितनी आ रही है, a2 की वैल्यू आ रही है 7, यहाँ पर
B2 की वैल्यू आ रही है हमारी 5 और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है -12। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और CBSE में तो है ये, ICSE में नहीं है, 10th में भी नहीं है, ये चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन CBSE में ये वाली बातें बताई गई हैं कि भाई कब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, कब पैरेलल और कब कोइंसिडेंट होती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे कोई इक्वेशन दे दे, आप उसे सोल्व करने में लग जाओगे, आंसर आएगा नहीं। जैसे मैं आपको एक और इक्वेशन दे रहा हूँ इसी टाइप की, कि इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा कभी भी, करके देख लेना, कितने भी कोशिशें कर लेना, सब फेल हो जाएंगी अगर वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन है। कैसे, लो कर लो, नहीं होगे इसके सॉल्यूशन, करके देख लेना। कोई भी और दूसरी इक्वेशन बता देता हूँ मैं आपके लिए, लो इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे कभी भी, कर लेना। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सोचकर इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बना रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा। अगर हाँ इस तरीके से लिया है आपने, चलो यहाँ पर x ले लेते हैं, ये x हो गया हमारा। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला रेशो इक्वल हो जाए, कि अगर ये 3/1 है तो ये भी 3/1 हो जाए, तभी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। तो अगर मैंने यहाँ x लिया है सिर्फ, तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें कि रेशो 3/1 हो जाए। तो या तो मैं 1/3y लूँगा यहाँ पर, तब नहीं आएंगी इसकी वैल्यू। ये वाली वैल्यू सेम भी हो सकती है, या फिर आप किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाए हमारा 2x, ये हो जाए, और 2 3 6x, ये हो जाए 2y, और ये हो जाए 16। इस तरीके की ये दोनों इक्वेशन है, जैसे कभी नहीं सॉल्यूशन आएगा। आप कोई भी रैंडमली इक्वेशन लिखी आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 की कर दी, किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, सभी में इस तरह की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के कभी भी सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो एक लाइन के सॉल्यूशन होंगे ना, वो अदर लाइन के भी, क्योंकि एक सिंगल लाइन के, देखो एक सिंगल लाइन है ना, अगर ये इस तरीके की, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मीन्स सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? अगर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि भाई कैसे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप बताते रहे हो, मतलब सर आप बता तो रहे हो कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, एक्स और वाई की कैसे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 5y को मैं इधर लेके आया, अब देखते रहना आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे एक सिंगल लाइन के। कैसे? मैंने रखा y के प्लेस पर 1, अगर मैं y के प्लेस पर 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y के प्लेस पर 1 रखा, 6 में से 5 गया 1, 1/3, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो इसका एक सॉल्यूशन है 1 और 1/3, और 1 रख के देख लेना, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में रख कर देख लो आप, यहाँ पर आप x के प्लेस पर रख लो 1/3 और y के प्लेस पर रख लो 1, आंसर 6 ही आएगा। LHS RHS इक्वल आएगा। और पॉइंट ले लो आप, x y के प्लेस पर और पुट कर लो, 2 पुट कर लो, जरूरी नहीं है 1 2 ही पुट कर सकते हैं आप, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपने y के प्लेस पर 2 रखा, तो आप x की वैल्यू क्या मिलेगी, तब हमें 2 रखा यहाँ पर, 5 2 10, 10 में से 6 गए -4, -4/3, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। तो ऐसे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसके सॉल्यूशन है। अब आप थोड़े से डिस्टर्ब हो गए होंगे, तो दोबारा से बात सुनते हैं हम कि क्या है भाई, कि सीन ये है कुछ इस तरीके का कि अगर इंटरसेक्टिंग है, बात करेंगे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको क्या चेक करना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको क्या चेक करना है, जिसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक ही सॉल्यूशन। देखो अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो वो एक ही पॉइंट पे करेंगे, एक से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे। करके देख लेना, 2 स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट कॉमन होता है, ये कह सकते हो आप। तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं हम इसे। ओके, ये है इसमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बता दी हमने कि a1/a2, बस आपको देखना है कि नॉट इक्वल हो b1/b2। अगर आप किसी भी इक्वेशन में ये दोनों का रेशो इक्वल नहीं हुआ ना, तो ये हमेशा सॉल्यूशन दे देगा। आप उसे सोल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो आगे वाली चीज़ है वो इक्वल हो या ना हो, उस पर कोई मैटर नहीं करता, बस ये होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन। दूसरी है कि कोइंसिडेंट लाइन कब होगी, कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी हमारी, जब ये सभी रेशो इक्वल होंगे, a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 इक्वल हो जाए c1/c2। देखो इस केस में सॉल्यूशन तो होंगे, लेकिन इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है, एक ही लाइन दूसरी लाइन भी सेम है, तो हर एक पॉइंट कॉमन होगा उनमें, और वो सभी सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ओके,
तीसरा पॉइंट होता है हमारा क्या, कि लाइन पैरेलल कब होंगी, पैरेलल कब होंगी। तो पैरेलल कब होती हैं, पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब A1/A2 तो इक्वल हो, लेकिन A1/A2 B1/B2 का इक्वल हो, लेकिन ये नॉट इक्वल हो जाए C1/C2 के, तब ये पैरेलल लाइंस होती है, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। ओके, इन लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सीबीएसई में बताया गया है कि जो लाइन सॉल्यूशन देती है, जो लाइन सॉल्यूशन देती है उसे क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। पर ये दोनों लाइन देती है ना, ये नहीं देती, ठीक है, ये नहीं देती, ये दोनों लाइन देती है हमारी, ये दोनों लाइन क्या है हमारी, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, इन दोनों को क्या कह सकते हो आप। तो देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस बता देते हैं हम आपको, कि लाइन 3 टाइप्स की हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। 2D में लाइंस 3 टाइप्स की हो सकती हैं, 3D में और भी केस हो जाते हैं हमारे, कि वो क्या हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग क्या हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं, ओके, और क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। इन दोनों केस में क्या है, ये इन दोनों केस में सॉल्यूशन देती है, तो इन दोनों केस में हम इसे कंसिस्टेंट कहते हैं, और इस केस में कहते हैं हम इसे इनकंसिस्टेंट। और एक और चीज़ पूछ ली जाती है, तो अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ समझना। इनको कंसिस्टेंट जो सॉल्यूशन दे, इनकंसिस्टेंट जो सॉल्यूशन ना दे, फिर आती है डिपेंडेंट लाइन। ये डिपेंडेंट लाइन किसे कहते हैं, डिपेंडेंट लाइन कहते हैं इसे, जैसे कोइंसिडेंट लाइन, इसे डिपेंडेंट लाइन क्योंकि एक लाइन दूसरे पर डिपेंड कर रही है। और यह है इंडिपेंडेंट लाइन, इसे इंडिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं। ओके, दूसरा नाम है इसका इंडिपेंडेंट लाइन, इंडिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं इसे। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, मेन बात पर, कि बात क्या चल रही थी, कि हम सोल्व कैसे करें लाइंस को, लाइन की इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करें, उस चीज़ को समझेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे थे, कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हमने भी सिंपल क्वेश्चन लिया था, आपको एक और क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं, जैसे ये। ओके, यहाँ पर है हमारे पास ये एक क्वेश्चन, ये हो गया हमारे पास। दूसरा एक और ले लेते हैं हम, इसमें क्या कुछ इस तरीके से, और ये ले लिया हमने इसमें। अब क्या ये सॉल्यूशन देंगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये वाला रेशियो 2 और 1 आ रहा है, ये 1 और 3 आ रहा है, ये अनइक्वल होना चाहिए, तभी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो पहले ही आप चेक कर लो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो ही ना, और आप इसे सॉल्यूशन में लगे जा रहे हो, आपसे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने एक फ्रेंड को ऐसा ही क्वेश्चन देना, कि आप उसमें दे देना कोई भी, जैसे आपने यही लाइन ली और इसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे कर लो, ये हो जाए 4y और ये हो जाए 4x 2y। आप इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसको रैंडमली कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो, जरूरी नहीं 2 की मल्टीप्लाई करके इसे 10 ही लिखो। अगर आप इसे 10 लिखोगे तो वो कोइंसिडेंट होंगी, तब भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा कोई भी। और अगर वो क्या हो जाएंगे हमारी, कुछ और अदर वैल्यू होगी, तब तो ये पैरेलल लाइन है, तब तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ओके, तो ये क्या है इसका, जैसे ये दोनों ही लाइन की इक्वेशन हो गई, कोई नहीं कर पाएगा। आप ऐसे ही एक इक्वेशन बनाकर दे सकते हो अपने फ्रेंड को, कि भाई इसको सोल्व करके दिखाओ, इसके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, इन दोनों की, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, तो वो आपको चीज़ देख लेनी कि भाई लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, पहले आपको यही चेक कर लेना है इसमें। ओके, तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन के लिए देखो, सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास अगर 2 इक्वेशन हो और उसमें एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x का या y का कोफिशिएंट ना हो, वो इक्वेशन उठाओ। लेकिन देखो इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, तो इसमें y का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू x की वैल्यू से फाइंड करना। अब अगर हम यूजिंग करें फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, 5 है, तो आप y की वैल्यू को लिख सकते हो 5 माइनस 2x। अब इसे y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में y के प्लेस पर, तो ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन का आपने यूज़ करके x या y की वैल्यू फाइंड की है ना, उससे अदर इक्वेशन में आपको क्या करनी है, पुट करनी है वो वैल्यू। तो 5 माइनस 2x हमने पुट किया सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की थी y की वैल्यू इक्वल्स टू 5। करेंगे इसको, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 5 15 और माइनस 3 2 6x इक्वल्स टू 5।
ये लाइक टर्म से ये दोनों सोल्व होंगे सिर्फ, ये इसके साथ या ये इसके साथ सोल्व नहीं होगा। ये 15 है, ये 15 है, तो 15 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 15, माइनस का 15 हो रहा था, माइनस का 5x और ये हो जाएगा माइनस का 10, x की वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू 2 हो गई। अब हम y की वैल्यू के लिए आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 2, 2 2 4, 5 माइनस 4 1 आएगा, या फिर आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ इधर ही पुट कर लो, x की वैल्यू 2, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 4 1। ओके, ये है हमारा। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को हम करते एलिमिनेशन वाले मेथड से, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ठीक है, आईसीएसई में से कहते हैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, लेकिन सीबीएसई में से इसे डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड कह देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसमें मेथड लगाएं, इसमें सेकंड वाला एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ओके, इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाला मेथड लगाएंगे इसमें, तो क्या करते हैं उस कंडीशन में, क्या करते हैं हम देखते हैं कि x से y की वैल्यू को हम सेम बनाना होता है हमें। जैसे अब इस वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ पर है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। आप या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या y का, तो मोस्टली बच्चे x का ही कोफिशिएंट सेम करते हैं, जरूरी नहीं है कि x का ही सेम करो। अगर y का इसमें पहले से ऑलरेडी सेम होता है तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं, जब ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे हम एक अदर एग्जांपल लेंगे, जैसे अगर इसमें आप करना चाह रहे हो इसको सेम x के कोफिशिएंट को, तो आप यहाँ 2 है तो बस इसी के मल्टीप्लाई इसमें कर दो। वैसे हम देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या रहा, उसके अकॉर्डिंग इसे सोल्व करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 2 की इसमें भी करनी पड़ेगी 6 और 2 की इसमें भी करनी पड़ेगी, हो जाएगा 10। इसमें मैंने इसी में ही कर दिया है, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारी ये वाली सेकंड इक्वेशन ये है। अब मैंने ये बना दिया ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो देखो अब ये दोनों सेम हो गए। जब जो भी आपने सेम बनाया ना कोएफिशिएंट, उसी को आपको कैंसिल भी करना होता है। अब आप देखोगे ये क्या ही कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, कैंसिल तो होंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे माइनस, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इसके साइन हो जाएंगे माइनस। अब ये साइन माइनस क्यों होते हैं, बच्चे माइनस साइन लगा देते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं होगा मोस्टली को भाई माइनस साइन लगाया क्यों है। अरे कुछ नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 2 इक्वेशन को माइनस ही तो कर रहे हो। ये इक्वल्स टू 5 वाली इक्वेशन हो गई, इसको माइनस कर दिया इसमें से 2x प्लस 6y और इक्वल्स टू 10 वाली इक्वेशन में। अब देखो अगर इसके साथ बाहर माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज होंगे ना, इसीलिए ये साइन चेंज हो जाते हैं। अब जो इनके साइन है ना, ये अगर इसका साइन प्लस का तो प्लस का नहीं देखना, अब इसके साइन क्या होंगे, माइनस के हो गए। ये वाई माइनस होगा, ये भी, क्योंकि हमने बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस साइन अंदर के सभी साइन चेंज कर देगा। अगर सारी वैल्यू प्लस में है तो सभी वैल्यू माइनस में हो जाएंगी, ये सिस्टम चलता है। लेकिन अगर इसमें ऑलरेडी माइनस होता तब हम इन साइन को लगाते नहीं। कैसे कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर इसमें इस तरीके से होती कंडीशन कि यहाँ पर माइनस का 2x ही बन रहा होता, तब उस कंडीशन में हम इसको माइनस करते ही नहीं। उस कंडीशन में हम दोनों इक्वेशन को कहते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर मैं बाहर प्लस का साइन लगा दूं तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, और जब हम ऐड कर रहे होते हैं तब साइन चेंज नहीं होंगे, तब हम डायरेक्ट ऐसे कैसे कर लेते, इसको प्लस कर लेते, ये हो जाता हमारा 7y और इनको भी प्लस ही करते क्योंकि दोनों के पास प्लस ही साइन है। 15 और y की वैल्यू आती है 15/7। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमने माइनस साइन लगाया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस है ये माइनस, आपको ये साइन नहीं देखना है क्योंकि ये साइन खत्म हो चुका है, ये अंदर माइनस गया, इन सभी के साइन को खा गया, ये माइनस बचा है, ठीक है। ये साइन नहीं है अब यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। तो ये साइन आपको खत्म कर देना, बस इसका साइन ये और इसका साइन ये। तो 6y माइनस 1y करेंगे तो माइनस का 5y आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस से माइनस साइन कैंसिल, y की वैल्यू 1। यहाँ पर तो y की वैल्यू 1 आ रही थी। अब x की वैल्यू के लिए आप किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड जो भी आपके पास थी। तो अगर हम यूजिंग फर्स्ट कर रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2x और y के प्लेस पर अगर आपने रखा 1, y के प्लेस पर रखा आपने 1 इजिकल्स टू हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2x इजिकल्स टू 1 माइनस कर देंगे कितना 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये है सिस्टम, ये चल रहा है इसमें। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं इसमें। अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, देखो इसको देखते हैं अब हम सभी मेथड से, मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आपको नहीं कराया जा रहा है क्योंकि सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो अगर आप डिमांड करेंगे तो आने वाले लेक्चर में उसको भी करा देंगे, ठीक है। इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन लगाना, किस इक्वेशन को लेना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस इक्वेशन को यूज़ करो जिसमें x या y का कोफिशिएंट नहीं है। जैसे सेकंड वाली इक्वेशन को लेना ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें दोनों में कोफिशिएंट है, वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आएगी, फिर उसको सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर दोनों में फिर कोफिशिएंट आ जाए फिर तो आपको उसको करना ही होता है। जैसे अगर हम सेकंड इक्वेशन लें, सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम यूजिंग इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, y को उधर छोड़ देंगे और 5x को उधर लेके आ जाएंगे, y की वैल्यू आ गई हमारी 9 - 5x। अब अगर हमने सेकंड इक्वेशन से इसको फाइंड किया है तो हम इसको पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। y के प्लेस पर आप क्या करोगे, 9 - 5x पुट करोगे और इक्वल्स टू में 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, 9 3 कितना होते हैं 27 और माइनस माइनस प्लस 3 5 15x, 3 5 15x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ये 7। ओके, यहाँ पर देखो लाइक टर्म्स प्लस होंगे, ये हो जाएगा हमारा 17x और 27 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का है। ओके, माइनस की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये रूल आपको पता है। अब यहाँ पर 17x यहाँ पर प्लस करेंगे 7 7 4 और यहाँ 34 और x की वैल्यू आ गई हमारी 2, क्योंकि 17 डिवाइड में आएगा और 34 को 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू तो आप यहाँ पर पुट कर लो, सबसे बेस्ट तो यही है कि इस वाली इसको आप थर्ड इक्वेशन ऐड करके इसमें पुट कर लो, x के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर अगर आपने 2 ऐड किया तो आगे वैल्यू y की -1। अब अगर हम इसको करते सेकंड वाले मेथड से तब उसमें क्या होता है, देखो इसमें हम x से y को कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, अगर हम x को सेम बनाएंगे तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई और 2 की इसमें करनी पड़ेगी। वैसे मेथड ये कहता है कि इन दोनों का एलसीएम लो, 10 आ रहा है, इसको भी 10 बनाओ, इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसका कोफिशिएंट इसमें, इसको कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो और सभी से करना है वो। तो x का कोफिशिएंट करने के लिए आपको दोनों में मल्टीप्लाई करनी होगी, लेकिन अगर आप y के कोफिशिएंट को देख रहे हो तो इसमें सिर्फ 1 है, तो आप सिर्फ इस सेकंड इक्वेशन में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 3 की, तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 3 5 15x, ये हो जाएगा 3y और ये 3 9 27, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारी। ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देखो, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। अब देखो इन्हें ऐड ही क्यों करेंगे हम, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि जो कोफिशिएंट हमने इक्वल किया है उसमें एक के पास प्लस एक के पास ऑलरेडी माइनस साइन है और ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे हमारे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करके 17x और इन दोनों करेंगे तो 34, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आई। अब इससे हम y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, थर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो अगर हम देखो फर्स्ट से कर रहे हैं इसे यूजिंग फर्स्ट, और सेकंड से भी करके दिखाएंगे, सेम आंसर आएगा। x के प्लेस पर आपने 2 रखा, यहाँ -3y = 7, ये आगे 2 2 4 -3y = 7, प्लस का 4 है, इधर जाकर देखो साइन आगे वाला होता है, इस ये माइनस साइन इसका है 3 का, तो प्लस का 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 3y ही रहेगा। y को ऐसे ही रहने देंगे, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 3 और ये माइनस का 3 इधर आएगा, तो वैल्यू आ रही है कितनी -1, तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 आ गई हमारे, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1, जैसे यहाँ आ रही थी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -1। अगर हम इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते देखो x की वैल्यू को, तब भी y की वैल्यू -1 आती, कैसे देखो, x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते 2 + y = 9, ये कितना हो गया 10 + y = 9 और y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 9 - 10 और y की वैल्यू हो गई हमारी -1, वही आ गई वैल्यू, ये है हमारे पास। ओके, तो इसका फंडा ये है कि भाई हम कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे, साइन चेंज कब करने हैं, किसको इक्वल रखना है आपको, ओके उसके अकॉर्डिंग देख। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे करते कि भाई इसको सेम बना रहे होते हैं मैक्स को, तो 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे हम 5 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में करें तो ये जो नई इक्वेशन है वो क्या बनेगी हमारी, नई इक्वेशन बनेगी हमारी 5 2 10x, यहाँ पर भी 5 ही करेंगे, -5 3 15y और 5 7 35, ये होता हमारा। यहाँ पर करते हैं हम किसकी मल्टीप्लाई 2 की, तो 2 5 10 और यहाँ पर करते हैं हम 2y और यहाँ पर करते हैं हम 2 9 18, ये हो जाता। फिर देखो अगर ये इक्वल है हमारे, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना होता, क्यों, क्योंकि इसके पास भी प्लस है इसके पास भी प्लस है, इन दोनों को करना है हमें कैंसिल, जिसको हम इक्वल बनाते हैं उसे कैंसिल करना है, उसे कैंसिल करने के लिए उसके एक के पास प्लस एक के पास माइनस होना चाहिए, ऑल्टरनेट साइन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम साइन है, तो या दोनों माइनस माइनस को या दोनों प्लस प्लस क्यों, तभी हम इक्वेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि वो कैंसिल अपने आप से नहीं होंगी। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल, ये माइनस 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 का 17y हो रहा है और ये माइनस करोगे आप कितना आ रहा है, देखो अगर आप इसको माइनस कर रहे हो तो आ रहा है माइनस का प्लस का 17 और प्लस का 17 से y की वैल्यू आ रही है कितनी -1, क्योंकि माइनस का 17 नीचे आएगा, डिवाइड 17 को डिवाइड करेगा -1, y की वैल्यू -1। देन आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। कैसे आएगी, आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो, या फिर जो इनिशियल इक्वेशन थी हमारे पास इनमें पुट करना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट नहीं है एक्स्ट्रा। तो अगर हम यूजिंग फर्स्ट करते हैं, इसमें पुट करते हैं y के प्लेस पर क्या, y के प्लेस पर क्या करते हैं -1 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 2 आने वाली है। देखो आप x की वैल्यू 2 आ रही है, नहीं है, प्लस का 3 = 7 या 2x, 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा
तो 7 - 3 4 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप इसे स्लो कर लें थोड़ा सा सेटिंग में जाके, तो वो आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो रहा है इसमें सिस्टम। इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये मेथड आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट करके बताना, इसके लिए और फिर हम एडवांस वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अगर इसको आपको डिटेल में करना है तो इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 6 मिलेगा। नीचे जाके आप मोर पर क्लिक करोगे, अगेन मोर पर क्लिक करोगे, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, बहुत काफ़ी अच्छा है। ओके, तो 3000 से अब वर्ड का हमने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगाया है। उसमें आपको 3rd चैप्टर पे जाना, जहाँ पर हमने चैप्टर्स 1 से स्टार्ट किए हैं, और 6 चैप्टर पर 6 चैप्टर के जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है। उसमें हर तरीके के क्वेश्चन हमने इजी से लेकर एडवांस लेवल तक सभी कराए हुए हैं, तो उसको आप देख लें। अगर आप CBSE में भी हैं तो आप उसको भी देखें। तो अगर आप कोई भी ICSE वाला बच्चा देख रहा है और उसका कोई भी फ्रेंड CBSE में है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि वो इसकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इसी वीडियो में है हमारी। हमने सब चीज़ की बात इसी में कर ली है। तो क्लास 9 वाले बच्चे हैं वो क्लास 10th वाले को शेयर करना, क्योंकि क्लास 10th में है CBSE में। ओके, CBSE में अगर कोई भी बच्चा इससे फेस कर रहा है इस चीज़ को, प्रॉब्लम को, तो आप इस वीडियो को शेयर करना। और उसमें भी आप अगर वो बच्चा इसे अब देख रहा है कोई भी और उसको अभी भी समझ में नहीं आया तो इसका कंप्लीट चैप्टर देखें। कंप्लीट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है, काफ़ी सारे उसमें चैप्टर एक्सरसाइज है। उसे देखने के बाद आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी आता है हमारा। अब हमारे जो ICSE के जो एग्ज़ाम होंगे उसी में भी ये जो हमारा क्या था, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में कभी कभी अननोन वैल्यू A और B इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है, और कुछ चैप्टर में भी हो जाता है ऐसा। तो उसको सोल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ओके, और जिसमें हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।